एक ऐसा कत्ल केस जो कि आपको शक में डाल देगा कि इसमें असल कातिल कौन है और कौन नहीं। दूसरा, आप ये सोचने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे कि बेटे का तो कत्ल हो ही गया, क्या बाप का भी कत्ल हुआ था? इतने बड़े इंसान का भी कोई कत्ल कर सकता है और इतने चुपके से कोई कत्ल करके कैसे बच सकता है? और कातिल करने वाला भी इतना शातिर था कि उसने सुप्रीम कोर्ट तक जज खंगाल मारे थे और खुद भी वो एक बड़ा हाई रैंक बंदा था, इसलिए उसने बचने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रखा था। लेकिन आगे जाके वो फिर भी पकड़ा जाता है। आखिर क्या वजह बनी कि वो पकड़ा गया? चले जाके स्टोरी को शुरू से शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ रोहित शेख तिवारी कत्ल केस के बारे में। नाजरीन, इसके बारे में जानने से पहले इसके बाप के बारे में जान लेते हैं। नारायण दत्त तिवारी ये एक हाई रैंक पॉलिटिशियन है और शॉर्ट में इसे बोला जाता है ND तिवारी। नाजरीन, ये उत्तर प्रदेश का 4 बार मिनिस्टर रह चुका है। ये कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ता है और हर बार जीत जाता है। ये यूपी का CM भी रह चुका है। इंडिया के सारे लोग इसे जानते हैं। DN तिवारी ये काफी बड़ा और मशहूर नाम है। इसने 4 से 5 दफा मिनिस्ट्री भी संभाली रखी है और ये उत्तराखंड का गवर्नर भी रह चुका है। अब स्टोरी को समझने के लिए इसकी जिंदगी के ऊपर एक दफा ध्यान मार लेते हैं ताकि स्टोरी आसानी से हम समझ सके। 1925 को उत्तराखंड में इसकी पैदाइश होती है और ये स्कूल अपना उत्तराखंड में ही पढ़ता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में चला जाता है और 1947 में ये अपनी यूनिवर्सिटी की एक यूथ बनाता है जिसका ये हेड बन जाता है। आगे चल के ये 1952 में इलेक्शन लड़ता है और उत्तर प्रदेश का MLA बन जाता है। उसके बाद 1954 में ये शादी करता है शुक्ला तिवारी नाम की एक लड़की के साथ। अब इसकी जिंदगी चलना शुरू हो जाती है कि 1963 में आके ये कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लेता है और इलेक्शन लड़के फिर MLA की सीट संभाल लेता है। यूं ये हर दफा जीतता ही रहता है और सियासत के इलाके में इसका एक बड़ा नाम बन जाता है। अब ये यूपी का मिनिस्टर भी रह चुका होता है। इसके यहाँ कोई भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा होता। इसकी जो बीवी शुक्ला होती है वो कैंसर की मरीज होती है। उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश नहीं हो सकती थी। इस चीज का इसे भी पता होता है। अब ये क्या करता है, कृष्णा मुबीर मार्गा के मंत्री प्रोफेसर शेर सिंह के साथ दोस्ती करता है ताकि इसकी अच्छी दोस्ती हो सके और इलाके में इसका अच्छा रोब और दबदबा हो सके। यूं ये दोस्ती करने के बाद उसके घर आना जाना शुरू कर देता है। अब ये उसके घर कभी भी चला जाता है, दोस्तों की तरह उसके घर जाता है, इकट्ठे बैठ के शराब वगैरह पीते हैं और इंजॉय करते हैं। इसकी जिंदगी ऐसे ही गुजर रही होती है। दूसरी तरफ जो प्रोफेसर शेर सिंह होता है ये अपने इलाके का मंत्री होता है और ये भी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लेता है और दोनों कांग्रेस की पार्टी के साथ ही टिकट लेते हैं और इलेक्शन लड़ते रहते हैं और हर दफा जीत भी जाते हैं। इस शेर सिंह की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है उजाला शर्मा। 17 साल की उम्र में इसकी BL शर्मा के साथ शादी होती है और ये 3 साल शादी चलती है। लेकिन 3 साल बाद इनके यहाँ लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाते हैं और ये अपने शोहर BL शर्मा का घर छोड़ती है और अपने बाप के घर आ जाती है। जब ये अपने बाप के घर आती है तो ये हामला होती है। कुछ दिनों बाद इसको एक बेटे की पैदाइश होती है। बेटे की पैदाइश होने के बाद ये अपने शोहर के पास वापस नहीं जाती बल्कि अपने बाप के घर ही रहती है। दूसरी तरफ ये जो ND तिवारी होता है ये भी इनके घर आ जा रहा होता है। अब उजाला शर्मा जो होती है इसकी और DN तिवारी की दोस्ती होना शुरू हो जाती है। ये जो प्रोफेसर शेर सिंह होता है ये खुले विचार का बंदा होता है। इसको इस चीज से टेंशन नहीं होती कि मेरा दोस्त मेरी बेटी से दोस्ती कर रहा है, लिहाजा वो कोई पूछ गूछ नहीं करता। कोई इनके घर और भी पूछ गूछ करने वाला नहीं होता। आस्ता आस्ता ये दोस्ती प्यार मोहब्बत में बदल जाती है। इस चीज का हर बंदे को पता होता है लेकिन कोई भी बंदा इनकी रोक टोक नहीं करता। वक्त यूं ही गुजरता रहता है। वक्त गुजरते गुजरते इस उजाला शर्मा को फिर बच्चा पैदा होने वाला हो जाता है और कुछ अरसे बाद इसके यहाँ फिर एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है रोहित शेख। अब रोहित शेख इसका नाम रखने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा होता है। ये जो ND तिवारी होता है ये इसके साथ काफी ज्यादा प्यार वगैरह करता है, इसको चीजें वगैरह भी ला के देता है। दूसरी तरफ इसकी खुद की तो कोई औलाद होती नहीं और ये एक ही बेटा होता है, वो भी इसकी लवर का होता है। ये इसको अपना ही बेटा समझता है लेकिन कभी भी इसको अपना नाम नहीं देता। ना ही इनकी अभी शादी हुई थी क्योंकि ये पिछले अपने शोहर के निकाह में थी, इसलिए इनकी शादी भी नहीं हो रही थी। और दूसरा ND तिवारी इनको एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहता था। वो इस बेटे को भी एक्सेप्ट नहीं करता और उजाला शर्मा को भी एक्सेप्ट नहीं करता। लोगों के सामने वो एक ही बीवी का मालिक था और कोई इसकी बीवी नहीं थी, ना ही इसकी कोई औलाद थी। लेकिन अंदर खाते में ही ये इसका बेटा था लेकिन इसके निकाह में नहीं था, ना ही इसकी बीवी से ये बेटा था बल्कि इसकी गर्लफ्रेंड से था। अब लोग जब इसकी गर्लफ्रेंड से पूछते हैं कि तुम तो अपने शोहर से नाराज होकर बैठी हो तो ये जो तुम्हारे घर बेटा पैदा
पैदा हुआ तो ये किसका हुआ? तो बड़े खुले विचार के साथ वो कहती है कि ये एनडी तिवारी का है, लेकिन एनडी तिवारी जो होता है वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होता। यूं नाजरीन ग्रामी 1975 को प्रोफेसर शेर सिंह जो होता है वो अपनी सियासत से रिटायरमेंट ले लेता है बूढ़ा होने की वजह से, और कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार कर लेता है। कुछ अरसे बाद उसकी मौत हो जाती है। अब वक्त यूं ही गुजरता रहता है कि 1991 में आके डीएन तिवारी की बीवी जिसको कैंसर था शुक्ला तिवारी वो भी मर जाती है। अब जब वो मरती है तो दूसरी तरफ उजाला शर्मा जो होती है वो अपने बेटे रोहित शेख को साथ लेती है और मीडिया में आके काफी ज्यादा शोर मचाती है कि डीएन तिवारी की मैं बीवी हूँ, दूसरी ये बेटा भी उसका है, लिहाजा वो हमें एक्सेप्ट करे। लेकिन डीएन तिवारी जो होता है वो एक्सेप्ट नहीं करता। यूं इसका बेटा रोहित शेख तिवारी अपनी माँ के साथ जाता है और हाई कोर्ट में ये जाके केस कर देता है कि डीएन तिवारी जो है वो मेरा बाप है, लिहाजा उसका डीएनए करवाया जाए और ये चेक किया जाए कि वो मेरा बाप है या नहीं है, लिहाजा मेरी वल्दियत में उसका नाम लिखा जाए। चूंकि लोग मुझे ताना मारते हैं और मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तो इस वजह से मेरे बाप का नाम की जगह पे उसका नाम लिखा जाए, चूंकि वही मेरा बाप है। अब हाई कोर्ट जो है वो डीएन तिवारी को डीएनए देने के लिए मजबूर करती है, लेकिन डीएन तिवारी जो होता है वो डीएनए नहीं देता और यूं वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सुलह कर लेता है और अपने बेटे रोहित शेख के साथ भी सुलह कर लेता है और यूं वो अपने मुंबई के डिफेंस के इलाके में जो बंगला होता है वहाँ पे सारे इकट्ठा रहना शुरू हो जाते हैं। अब इस घर में कौन कौन रहता है ये भी सुन लो। यहाँ पे डीएन तिवारी रहता है, उसकी गर्लफ्रेंड जो है उजाला शर्मा वो रहती है, उसका बड़ा बेटा रहता है और छोटा बेटा जो डीएन तिवारी का बेटा है रोहित शेख वो रहता है, और साथ में 3 नौकर रहते हैं जिसमें एक ड्राइवर, एक बावर्ची और 2 घर में मेट होती काम करने वाली। ये सारे इस बंगले में रहते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूं कि अब वक्त है 2006 का। अब भी डीएन तिवारी ने इनको तस्लीम नहीं किया, बल्कि इनके साथ इकट्ठा रह रहा है, ना ही अपने बेटे को नाम दिया है और ना ही इस उजाला शर्मा के साथ निकाह किया है। अब 2007 में आके डीएन तिवारी का बेटा जो रोहित शेख होता है उसको दिल का दौरा पड़ता है, जिसकी वजह से डीएन तिवारी जो होता है वो पिघल जाता है और यूं वो 2012 में जाके अपना डीएनए दे देता है, जिसकी जांच होती है तो पता चलता है कि रोहित शेख जो है ये वाकई ही डीएन तिवारी का बेटा है। दूसरी तरफ इसकी माँ उजाला शर्मा का डीएनए लिया जाता है, वो भी रोहित तिवारी के साथ मिलाया जाता है तो पता चलता है कि उजाला शर्मा जो है वो इसकी माँ है, ये कंफर्म हो जाता है। और 2014 में जाके ये डीएन तिवारी अपनी गर्लफ्रेंड उजाला शर्मा के साथ शादी करता है और रोहित शेख तिवारी को अपना लेता है कि ये मेरा बेटा है। अब ये 2014 के एंड में बीजेपी पार्टी के नेता आमिर शाह के पास जाता है और उसको जाके बोलता है कि मैं अपने बेटे रोहित शेख को सियासत में उतारना चाहता हूँ, लिहाजा मेरी मदद करो। लेकिन इसका बेटा जो रोहित शेख होता है वो इनकार कर देता है और कहता है मुझे सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं, ना ही मैं सियासत में आना चाहता हूँ, इसलिए वो सियासत से दूर ही रहता है। अब इसका बाप जो होता है वो काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका होता है और वो सियासत से 2014 में आके रिटायरमेंट ले लेता है और अपने घर ही रहता है। अब आगे चल के 2018 में इसको दिल का दौरा पड़ता है और ये मैक्स हॉस्पिटल में जाके दाखिल हो जाता है। अब ये मैक्स हॉस्पिटल में दाखिल होता है। दूसरी तरफ इसका जो बेटा होता है रोहित शेख तिवारी, उसकी 12 मई 2018 को शादी हो रही। सब लोग इस शादी में हैं लेकिन इसका बाप नहीं है, चूंकि इसके बाप की तबीयत खराब है और वो मैक्स हॉस्पिटल में दाखिल है। अब जिस लड़की के साथ इसकी शादी हो रही है ये कोई आम लड़की नहीं, बल्कि ये इंदौर हाई कोर्ट की बार की एक अच्छी खासी वकील है और इसका नाम है अपोलवा शर्मा। ये नाजरीन ग्रामी कुछ अरसा पहले एक इलेक्शन की कैंपेन में इस रोहित को मिली थी और इन दोनों में प्यार हो गया था। प्यार होने के बाद इन दोनों ने शादी का फैसला किया। चूंकि इसने अपोला को बताया कि मैं डीएन तिवारी का बेटा हूं, जो कि एक मशहूर पॉलिटिशियन था, इस वजह से अपोला जो थी वो भी शादी के लिए राजी होगी और उसने अपने घर वालों को राजी किया और यूं जाके 12 मई 2018 को इनकी शादी होती है। शादी होने के बाद ये सीधे हॉस्पिटल में जाते हैं और अपने बाप डीएन तिवारी से आशीर्वाद लेता है। आशीर्वाद लेने के बाद ये अपने बंगले में आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ दिन ही होते ये अपने बंगले में रुके होते हैं कि न्यूज चलना शुरू हो जाती है कि डीएन तिवारी की एक वीडियो लीक होती है जिसमें वो 3 औरतों के साथ एक रूम में बैठा हुआ है अपने सियासी कैरियर के दौरान। उसके बाद उसकी एक तस्वीरें भी लीक होती है जिसमें वो काफी औरतों के साथ होता है। इस वजह से उसके ऊपर काफी ज्यादा इल्जाम लग रहे होते हैं। एक तिलकू न्यूज चैनल वाले होते हैं वो भी खुल के उसके खिलाफ बोल रहे होते हैं। क्योंकि पहले वो दिग्गज पॉलिटिशियन था इसलिए कोई भी डरता उसके खिलाफ नहीं बोलता था। अब सियासत से उसने रिटायरमेंट ले रखी थी, इसलिए अब जो भी थे सब लोग उसके खिलाफ बोल रहे थे और जो भी उसने अपने सियासी कैरियर में किया था सब कुछ खोल के रख रहे थे। यही सब कुछ चल रहा होता है कि कुछ दिनों बाद 18 अक्टूबर 2018 को डीएन तिवारी जो होता है वो हॉस्पिटल में मर जाता है। अब बेटे के ऊपर एक गम का पहाड़ टूट पड़ा। वो अपने बाप का अंतिम संस्कार करता है और करने के बाद अब वो अपने घर में अपना गुजारा कर रहे होते हैं। अब उनका बड़ा तो कोई उनके साथ नहीं होता, जो कुछ भी करना है इन दोनों भाइयों ने खुद मिलके करना है। वैसे इन दोनों भाइयों के दरमियान काफी अच्छे रिश्ते थे, कभी भी
के दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, कोई भी मसला मसाइल इनके दरमियान नहीं चल रहा था। अब माँ और बड़ा बेटा, छोटा बेटा और बड़े बेटे ने चूंकि शादी नहीं की हुई थी, छोटे बेटे रोहित ने शादी की हुई थी, ये सब लोग एक ही बंगले में रहते थे। अब वक्त ऐसे गुजर रहा होता है कि वक्त आता है 10 अप्रैल 2019 का। चूंकि ये दिल्ली में रह रहे थे, अब ये दिन था इलेक्शन का, आज वोट डाले जाने थे, इसलिए ये इसकी माँ जो होती है उजाला शर्मा और रोहित तिवारी जो होता है, ये निकलते अपने इलाके उत्तर प्रदेश के लिए और वहाँ पे जाके ये दोनों वोट डालते हैं। इनके साथ इनका ड्राइवर है, इनका बावर्ची है और इनकी एक मुलाजमा भी है और एक इनके रिश्तेदारों की लड़की है जो कि इनकी भाभी लगती है रिश्ते में दूर की, वो भी इनके साथ है। उत्तर प्रदेश जाने के बाद इसकी माँ जो है वोट डालती है, वोट डाल के वो वापस आती है और तिलकू में इनका एक बंगला है, उस बंगले में इनके रिश्तेदार रह रहे हैं। इनकी एक रिश्तेदार औरत है, उसका शोहर है और 1.5 साल का उसका बेटा है। इनके साथ इनकी काफी अच्छी बनती है माँ, इसलिए तिलकू अपने बंगले में चली जाती है अपने रिश्तेदारों के पास और वो जो रोहित होता है वो उत्तर प्रदेश में अपने बंगले में रुक जाता है। चूंकि उत्तर प्रदेश में भी इनकी प्रॉपर्टी होती है, इसी वजह से वो वहाँ पे रुक जाता है। 15 अप्रैल को वो वापस आता है। अब जब वो वापस आ रहा होता है तो रास्ते में उसकी बीवी उसको फोन करती है, उपोला शर्मा, वो वीडियो कॉल करती है तो क्या देखती है कि उसके साथ इनकी जो भाभी है दूर की रिश्तेदार, वो भी बैठी शराब पी रही है और इसके शोहर ने शराब पी हुई है और काफी ज्यादा शराब पी रहा है। अब बीवी पूछती है कि कब तक घर पहुंचोगे, तो वो कहता है कि मैं थोड़ी देर तक घर पहुंच जाऊंगा। चूंकि बीवी जो है उसने इनका लंच भी तैयार करना है। 15 अप्रैल शाम 4 बजे तक रोहित जो होता है वो वापस दिल्ली अपने बंगले के ऊपर पहुंच जाता है और अब ये लोग खाना वगैरह इकट्ठा खाते हैं। खाने के बाद ये अपने रूम में चला जाता है सोने के लिए कि 8:45 के ऊपर इसकी माँ जो होती है वो तिलकू बंगले से आती है इस दिल्ली वाले बंगले में और आके पूछती है कि रोहित घर पहुंच गया सही सलामत। तो इसकी बीवी जो अपोलो होती है वो कहती है कि हाँ माँ जी, वो अपने रूम में सोने के लिए चला गया। लेकिन इसी असना में रोहित अपने रूम से उठ के आ जाता है और अपनी माँ से मिलता है, कुछ देर बैठता है। बैठने के बाद ये फिर अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है और इसकी माँ जो होती है वो तिलकू वाले बंगले में चली जाती है। अब इस बंगले में इसकी बीवी अपोलो है, इसका बड़ा भाई है और 2 मेड औरतें हैं और 2 नौकर हैं, जिनमें एक ड्राइवर है और एक बावर्ची है। अब मैं आप लोगों को बताता चलूं कि रोहित जो है इसको असोमा नाम की एक बीमारी है, जिसकी वजह से इसको पूरी रात भर नींद नहीं आती और जब भी रात को इसको नींद आती है सो जाता है। अगले दिन 1-2 बजे उठता है, इसलिए कोई भी बंदा इसको परेशान नहीं करता। जब भी ये सोता है तो अपनी मर्जी से ही उठता है। सब लोगों को पता है कि ये परेशान है, इसे बीमारी है, तो इस वजह से कोई भी इसकी नींद खराब नहीं करता। अब जब ये रात को सो जाता है तो रात के 11:30 बजे इसकी जो बीवी होती है वो लॉन में बैठी टीवी देख रही होती है और इनके घर का जो नौकर होता है गोलू, वो भी अपने रूम में फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सोने के लिए चला जाता है। दूसरा इनके घर का जो ड्राइवर होता है अकलाश, वो भी अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। इसकी बीवी जो अपोलो होती है वो इसके साथ वाला जो रूम है उसमें सोती है। लेकिन यहाँ की हैरानगी वाली बात है कि मियाँ बीवी जो है दोनों एक ही रूम में सोती हैं, पर ये दोनों मियाँ बीवी अलग क्यों सो रहे हैं, इस चीज का आगे चल के आपको पता चल जाएगा। सुबह 16 अप्रैल को बीवी उठती है। उठने के बाद 11 बजे तक वो अपने शोहर का इंतजार करती। जब उसका शोहर उठ के नहीं आता तो वो नौकर से जाके पूछती है कि देख के आओ कि रोहित अभी तक क्यों नहीं उठा। तो शोहर जो होता है वो सोया होता है। नौकर जाके देखता है दरवाजा खोल के, चूंकि रोहित अंदर से दरवाजे को कुंडी लगा के नहीं सोता था, इसलिए नौकर देख के वापस आ जाता है और आके बताता है कि मैडम जी वो तो सोया हुआ है। दिन के 1 बजे माँ जो होती है वो तिलकू बंगले से वापस इसी बंगले में आ जाती है। आके वो भी रोहित का पूछती है तो आगे से अपोलो जो होती है उसकी बीवी वो कहती है कि वो सोया हुआ है। वक्त ऐसे गुजर रहा होता है कि दिन के 4 बज जाते हैं। 4 बजे अपोलो जो होती है वो फिर नौकर को भेजती है कि जाओ भाई उसको जगा के आओ। पहले तो 1-2 बजे उठ जाता है, आज तो 4 बज गए, वो उठ ही नहीं रहा। जब नौकर अंदर जाता है तो वो देखता है वो साइड में करवट लेके सोया हुआ है। तो वो दूसरी करवट पे जाके उसको देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है। वो देख के ये हैरान हो जाता है कि उसके नाक से खून निकल के जम चुका है और बेड के ऊपर भी गिर चुका है और वो तो ठंडा पड़ा हुआ है। अब जल्दी उसको कार में बैठा रहे होते हैं। माँ जो होती है वो मैक्स हॉस्पिटल गई होती है अपने गूठे का इलाज करवाने, उसके गूठे में दर्द हो रही होती है। जब मैक्स हॉस्पिटल के वो दरवाजे के आगे ही होती है कि उसको फोन आता है, वो जल्दी एम्बुलेंस लेके वापस आती है। अब देखती है कि रोहित को गाड़ी में डाल रहे हैं कार में, तो वो जल्दी एम्बुलेंस में डलवाती है और मैक्स हॉस्पिटल लेके चली जाती है। वहाँ पे जाके उसका चेकअप होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि इसको मरे हुए तो तकरीबन 12 घंटे हो गए। जी हाँ, 12 घंटे से ये तो मर चुका है। लेकिन यहाँ पे सोचिए कि इसका कत्ल किसने किया, आया इसका किसी ने कत्ल किया या ये तबई मौत मरा, ये आप लोगों ने नोटिस करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है। तो अब जाके जानते भी हैं कि इसका कत्ल हुआ या ये तबई मौत मरा। जरूरी जांच करने के बाद इसकी डेड बॉडी जो होती है वो इसकी माँ के हवाले कर दी जाती है और यूं आके इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब 19 अप्रैल को इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो इसकी रिपोर्ट में आता है कि इसका किसी ने गला दबा के कत्ल किया है। यहाँ पे घर वाले भी ये समझ
समझ रहे थे कि इसने शराब पी हुई थी और ये दिल का भी मरीज था, सोमो की भी इसे बीमारी थी, इसलिए कोई इसके साथ बीमारी का हादसा आया हुआ होगा या दिल का अटैक आया होगा, इसलिए ये मर गया होगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज सामने आती है कि इसका किसी ने गला दबा के इसका कत्ल किया है। अब पुलिस जो होती है वो इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। यहाँ पे इनके घर में 7 कैमरे लगे होते हैं, लेकिन चेक करने के ऊपर पता चलता है कि 2 कैमरे जो इसकी रूम की तरफ लगे हुए हैं, जिसमें क्लियर नजर आता है कि इसके रूम के अंदर कौन जा रहा है और कौन बाहर निकल रहा है, वो दोनों कैमरे ही खराब है। घर वाले सारे हैरान हो जाते हैं कि कैसे 2 कैमरे खराब हो सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही तो हम लोगों ने ये कैमरे ठीक करवाए हैं। यहाँ पे पुलिस जो होती है सब लोगों को शक के घेरे में ले रही होती है। इनकी माँ को भी शक के घेरे में लिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन करने के ऊपर इनकी माँ जो होती है वो तो साफ निकलती है, उसमें कोई मसला नहीं होता। बड़े भाई को भी शक के घेरे में लिया जाता है कि प्रॉपर्टी के लालच में उसने शायद अपने छोटे भाई को कत्ल ना करवा दिया हो, लेकिन बड़ा भाई भी जो होता है वो भी क्लीन निकलता है, उसके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिलता। अब घर में 3 बंदे रह जाते हैं, जिसमें नौकर गोलू रह जाता है, ड्राइवर अकेशले रह जाता है और बीवी अपोलो रह जाती है। अब इनका जो नौकर था उसका तो नीचे वाले फ्लोर के ऊपर रूम था, वो भी बच जाता है। दूसरी तरफ अखिलेश जो होता है उसका भी साइड के ऊपर रूम था, वो भी बच जाता है। पीछे इसकी बीवी अपोलो रह जाती है, उसका ही रूम इसके साथ था। अब पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार करके पूछगूछ कर रही होती है। अब यहाँ पे आकर पुलिस को पता चलता है कि इनका नौकर जो गोलू है और दूसरा इनका ड्राइवर जो अखिलेश है, इन दोनों की रोहित के साथ ऐसे दोस्ती थी जैसे ये बचपन के दोस्त हो, और ये तीनों इकट्ठे बैठ के शराब भी पीते थे। इनमें कभी भी मालिक और नौकर वाला कोई भी सीन नहीं था। बाकी रोहित ही इन दोनों को सैलरी वगैरह भी दिया करता था, इसलिए इनका कभी कोई झगड़ा वगैरह नहीं हुआ था। दूसरी तरफ बीवी के खिलाफ बयान आना शुरू हो जाते। माँ जो कहती है कि इसकी बीवी ने ही इसे कत्ल करवाया, चूंकि इसका पीछे एक बॉयफ्रेंड था इंदौर में। तो इसके रिश्तेदार जो होते हैं, इसका जो बड़ा भाई होता है वो भी यही बयान दे रहा होता है कि इसकी बीवी ने ही इसे कत्ल करवाया। पुलिस जो होती है इसकी बीवी को गिरफ्तार करती है, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करती है, उसकी कॉल हिस्ट्री निकलवाती है, बाकी सब कुछ निकलवा के चेक कर रही होती है। बीवी जो होती है वो पहले इनकार कर रही होती है कि नहीं, मैंने कत्ल नहीं करवाया, इनके रिश्तेदारों ने कत्ल किया। क्योंकि इनके रिश्तेदारों को मसला था, जब इसने आके ये क्लेम किया कि ये डीएन तिवारी मेरा बाप है, तब इनके रिश्तेदार जो थे वो सामने आए। उन लोगों ने बोला कि इस डीएन तिवारी की कोई औलाद नहीं, इसलिए ये जो रोहित है ये प्रॉपर्टी के लिए मसला खड़ा कर रहा है। लेकिन रोहित और उसकी माँ उजाला शर्मा जो होती है वो ये क्लियर कर देती है कि हमें प्रॉपर्टी से कोई गर्ज नहीं, मैं खुद एक एमएलए और मंत्री की बेटी हूँ, मेरे पास खुद काफी ज्यादा प्रॉपर्टी है। इस वजह से ये चीज भी क्लियर हो जाती है। अब बीवी जो होती है, पुलिस उसके खिलाफ काफी ज्यादा सबूत इकट्ठे कर रही होती है और उसको प्रेशराइज कर रही होती है कि जो भी है हमें सच बता दो। बीवी जो होती है अपोलो वो आगे जाके टूट जाती है और कहती है कि हाँ, मैंने ही अपने शोहर रोहित को कत्ल किया। पुलिस वाले पूछते हैं कि क्यों कत्ल किया, क्या तुमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके कत्ल किया? तो वो कहती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि मैंने खुद ही कत्ल किया। पुलिस वाले पूछते हैं कि क्यों, ऐसी क्या वजह थी कि तुमने अपने शोहर को कत्ल कर दिया? तो वो जा बताती है कि सबसे पहले उसने इससे शादी इस वजह से की थी कि ये डीएन तिवारी का बेटा था और वो हाई कोर्ट की वकील थी। उसका रीजन ये था कि आगे जाके मैं पॉलिटिशियन में आ सकूंगी और सियासत लड़ूंगी और एक बड़ी नेता बन जाऊंगी। लेकिन इस रोहित ने सियासत से आने में इनकार कर दिया। दूसरा उसका ये था कि उसने सोचा कि ये अपने बाप का इकलौता बेटा, सारी प्रॉपर्टी इसके पास आएगी और मेरे नाम लग जाएगी जब ये मर जाएगा। लेकिन इसकी माँ जो उजाला शर्मा थी उसने सारी प्रॉपर्टी का शेयर होल्डर जो था अपने छोटे बेटे रोहित को बनाया और उसके बाद अपने बड़े बेटे को बनाया। उसने ये लिख रखा था कि अगर मुझे या मेरे बेटे रोहित को कुछ हो जाता है तो बाकी सारी प्रॉपर्टी मेरे बड़े बेटे को मिलेगी, अगर मेरे बड़े बेटे को कुछ हो जाता है तो मेरी और मेरे बेटे की सारी प्रॉपर्टी मेरे छोटे बेटे को मिलेगी। अब ये चीज तो क्लियर होगी कि इसकी बीवी जो अपोलो थी उसके नाम कोई चीज भी नहीं आई। वो भी इसको गुस्सा था, इसको पॉलिटिशियन में आने का भी गुस्सा था कि रोहित की वजह से वो ना आ सकी और इसको प्रॉपर्टी ना मिली, उस चीज का भी इसको गुस्सा था। अब ये सोच रही थी कि इसका इस दुनिया में रहना बनता ही नहीं क्योंकि इसने मेरे साथ इतनी ज्यादती करी। मजीद आगे चल के जब वो फोन करती है अपने शोहर को कि आज लंच में क्या बनाना है, तब वो वीडियो कॉल में देखती है कि इनके घर की जो भाभी है, जो दूर की इनकी रिश्तेदार है, वो भी इसके साथ इकट्ठे बैठ के शराब पी रही है। उसके हाँ थोड़े दिन पहले ही एक बेटा पैदा हुआ था और ये रोहित उसको अपने बच्चों की तरह प्यार करता था। क्योंकि इसके घर तो कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था और इसका जो बड़ा भाई था वो भी उसको बच्चों की तरह प्यार करता था। मैं जब भी पूछती थी कि क्या ये तुम्हारा बच्चा है, तुम इसके साथ इतना प्यार करते हो, तो आगे से रोहित कोई जवाब नहीं देता था और मुझे भी यही शक था कि इनके घर की जो भाभी थी वो दरअसल रोहित की ही गर्लफ्रेंड थी और ये बच्चा रोहित ही का था। तो ये क्लेम ऐसे चल रहा था। तो उस दिन जब ये शराब पी के घर आया तो रात को ये सोया हुआ था अपने रूम में, मैं इसके रूम में गई तो मैंने इससे जाके पूछा कि तुमने अपनी भाभी के साथ मिलकर शराब पी? तो वो कहता हाँ, एक ही गिलास में शराब पी। तब मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं इसके मुंह के ऊपर तकिया रख के उसको दबाती हूँ। थोड़ी देर दबाने के बाद ये मर जाता है। चूंकि ये नशे में होता है इसलिए इससे विरोध नहीं करा जाता और
और ये अपना दम तोड़ देता है। और सुबह मैं किसी को भी नहीं बताती, मैं खुद ये सोच रही होती कि कोई भी नौकर जाके इसको उठाए ताकि शक मेरे ऊपर ना आए। अब पुलिस जो होती है इसके खिलाफ चार्जशीट तैयार करती है और हाई कोर्ट में इसके खिलाफ चार्जशीट भेज देती है। जुलाई 2019 को ये बेल रखती है, लेकिन हाई कोर्ट इसकी बेल खारिज कर देती है। फिर सितंबर 2019 को ये बेल रखती है और हाई कोर्ट इसकी ये भी बेल खारिज कर देती है। अब ये पकड़ी तो गई, सारे सबूत इसके खिलाफ है, लेकिन कोई भी डायरेक्ट सबूत इसके खिलाफ नहीं मिला होता, क्योंकि ये खुद सुप्रीम कोर्ट की वकील होती है। इसे हर चीज का पता होता है कि कैसे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी है। इस वजह से ये वो कैमरे तोड़ देती है, अपना फोन जो होता है उसका सारा डाटा हिस्ट्री डिलीट कर देती। कोई भी चीज पुलिस के हाथ नहीं आती, लेकिन फिर भी काफी छोटे छोटे सबूत होते हैं जिनकी वजह से ये पकड़ी जाती है। अब 2022 में आके इसकी जमानत हो जाती है और ये जमानत के ऊपर बाहर है। अभी इसका ट्रायल चल रहा है, कोई फैसला नहीं है। आगे जाके जो फैसला आएगा वो तो आगे जाके ही पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाजत दें, अल्लाह निगहबान।